अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतahहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, अभी मैंने आपके सामने जो आयत तिलावत की है सूरह तौबा 11वें पारे की। इरशाद बारी ताला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करके फरमाया जा रहा है कि ले लीजिए मुसलमानों से उनके सदक़ात, ताकि उनके मालों को आप पाक करें। और तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम मिन सलातका सकनुल लहुम, और उनके लिए दुआ कीजिए, आपकी दुआ उनके लिए बाअस रहमत होगी। ये कौन से सदक़ात है? ये तमाम सदक़ात शामिल हैं इसमें। ज़कात के अलावा नफली सदक़ात भी इसमें शामिल हैं। असल में बुनियादी तौर पर इंसान की अखलाक व किरदार की तहारत और नफ्स की पाकीज़गी का सदक़ात और खैरात से बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है। इसलिए अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर इस आयत में इरशाद फरमाया कि उनके मालों को लेकर पाकीज़ा कर दीजिए। जो अपने माल में से ज़कात और सदक़ात निकालेगा उसका माल पाक हो जाएगा। इससे पहले भी आपके सामने ये बात पेश की जा चुकी है, क्योंकि सदक़ात कहते ही उसे कि सच्चा करना, सच्चा कर दिखाना, वो वादा जो एक बंदा मोमिन अल्लाह से करता है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि अपना माल भी निकालना अल्लाह के कहने पर, अल्लाह के हुक्म पर, जहाँ पर वो चाहते हैं उसको खर्च करना, करके अपनी बात को सच्चा साबित करना। यह है सदक़ा। असल सदक़े के माने हैं। तो चाहिए कि जो भी सदक़ा वसूल करने वाला है, सदक़ा देने वाले से सदक़ा लेने के बाद उसके हक़ में दुआए खैर करे। ये तरीक़ा सिखाया गया है। अब आते हैं असल मौजू पर। इससे गुज़िश्ता जुमा में भी ज़कात के मौजू पर बात चल रही थी। तमहीदी बातें और उसकी तारीफ़ और उसकी बुनियादी बातें आपके सामने तफसील के साथ पेश की गई। चंद सवालात आपके सामने रखे गए थे जो आम तौर पर मुसलमानों के जहन में गर्दिश करते रहते हैं ज़कात के मुताल्लिक़। उनके कुछ जवाबात आपके सामने पेश किए गए थे। आज इंशाअल्लाह कुछ और मज़ीद सवालात के जवाबात आपके सामने पेश किए जाएंगे, ताकि आपको तसल्ली हो और तशफ़ी हो जाए ज़कात से मुताल्लिक़। इसमें एक अहम तरीन बात जो है ज़कात से मुताल्लिक़ वो ये है कि हर इंसान जो सोचता है क्या मैं भी ज़कात का पाबंद हूँ, क्या मुझे भी ज़कात अदा करनी चाहिए, तो इससे पहले भी आप ये सुन चुके हैं कि हाँ, जो साहब निसाब है उसको ज़कात अदा करनी चाहिए, जो एक मिनिमम निसाब अल्लाह ताला ने रखा है साहब निसाब के लिए। उसके अलावा किन किन लोगों पर ज़कात है और किन किन चीज़ों पर ज़कात है, सबसे पहले उस पर गुफ्तगू होगी। ये तो हो गया कि ज़कात किसके ऊपर है, बेसिकली साहब निसाब पर, जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उसकी वैल्यू के मुताबिक कैश हो। आज चांदी की जो कीमत है शायद वो 80,000 रुपये किलो के लगभग है। तो 595 ग्राम जो चांदी बनती है उसके लगभग कैश अगर किसी के पास होगा, राउंड अबाउट 50,000 रुपये समझ लीजिए आप, तो वो भी साहब निसाब हो जाएगा। उसको भी ज़कात अदा करनी लाजमी है। अब किन चीज़ों पर होगी? बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सोना चांदी और कैश ही पर होगी। 3 सूरतें हैं जिसमें ज़कात वाजिब होती है। एक तो ये है कि आपके सेविंग्स, दूसरे आपके इन्वेस्टमेंट्स, और तीसरे आपके फॉर सेल के लिए जो चीज़ें रखी हुई हैं
स्टॉक्स फॉर सेल जिसे कहा जाता है वो है। ये 3 चीज़ों पर ज़कात होंगी ब्रॉडली। सेविंग्स तो ये है कि आप सब जानते हैं कि जो एक आम इंसान मुसलमान के पास जो चीज़ें बच जाती हैं, जो सोना चांदी की शक्ल में है, ज्वेलरी की शक्ल में हो या कैश की शक्ल में हो, जो उसके पास अपने ज़रूरियात की तकमील के बाद रह जा रही है, वो सेविंग्स है उसकी। अब सेविंग्स में और भी कई चीज़ें आ सकती हैं, जैसा कि इंसान ने किसी को क़र्ज़ दिया है, तो क़र्ज़ अगर देता है और उसको ये पता है कि मेरा क़र्ज़ वापस आ जाएगा, उसको उम्मीद है, तो फिर उस क़र्ज़ पर भी उसकी ज़कात लाज़मी है। आम तौर पर यह तसव्वुर पाया जाता है कि ये माल तो मैंने क़र्ज़ दे दिया है, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन है आप ही का, आप उसके मालिक हैं, और अगर आपको उम्मीद है कि वो क़र्ज़ वापस आ जाएगा तो फिर उस पर भी आपको ज़कात अदा करनी होगी, वो भी आपके सेविंग्स में शुमार होगी। अब आपके इन्वेस्टमेंट्स ले लीजिए। इन्वेस्टमेंट्स कई एक तरह के हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपके एफडीज़ में हो सकते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, डिविडेंड्स और प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ऐसे कई किस्म की जो है दुनिया में इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जिसमें इंसान अपना माल लगा कर रखता है, लाखों करोड़ों रुपया। वो सारे इन्वेस्टमेंट्स जहाँ जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया है वो सारा पैसा आपका है, आप उसके मालिक हैं, चाहे वो आपके करीब हो या ना हो, आपको इसके ऊपर कंट्रोल है। उसकी सारी वैल्यू पर आपको ज़कात देनी होगी जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे, और उसमें सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स रियल इस्टेट में होते हैं। आज ज़मीनात और घरों की ख़रीदारी में करोड़ों रुपये की ख़रीदारी होती है। रियल इस्टेट में कई करोड़, कई 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ये सारे इन्वेस्टमेंट जितने भी होंगे उस पर ज़कात लाजमी है। अब आम तौर पर यह होता है कि बड़े जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इंसान के, जिसमें रियल इस्टेट ख़ास तौर पर आज बहुत बूम पर है, कई 100 करोड़ की जायदाद हो गई। आप ख़रीदे थे 1-2 करोड़ में, आज हो गई 200 करोड़ की। तो अब ये कहते हैं कि मेरे पास लिक्विड कैश नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका लुकआउट है, लिक्विड कैश है या नहीं है। आप उसमें से कुछ फ़रोख्त कीजिए और ला कर दे दीजिए, या अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आप उसका हिसाब रखिए। एवरी ईयर आपके ऊपर उस माल पर ज़कात लाजिम है। आपके पास 100 करोड़ की जायदाद है और आप इस साल नहीं दिए हैं, तो उस पर जितनी ज़कात थी वो लिख कर रख लीजिए हिसाब में। उसके बाद दूसरे साल उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, उसके ऊपर कितनी ज़कात थी वो लिख कर रख लीजिए। पूरा जमा करने के बाद जब सेल होगा तो उसमें से वो पूरी ज़कात निकालनी होगी। लेकिन आम तौर पर इसमें खुर्द-बुर्द हो जाता है, इंसान रख कर चला जाता है, औलाद उसका हिसाब किताब नहीं करती और किसी को देना नहीं चाहती। उसके बाद ऐसा अगर कर रहे हैं तो विल रखना चाहिए, वसीयत करना चाहिए कि मैं इतनी ज़कात बाकी हूँ और इतने लोगों के इतने पैसे बाकी हों, ये अदा करना लाजमी है। वरना अगर ऐसा ही छोड़ दिया जाएगा तो वो ज़कात भी अदा नहीं होगी और ज़िम्मेदारी उस शख्स के ऊपर होगी जिसका वो माल था। वो अपनी औलादों के लिए अगर ऐसा ही रख कर जाएगा तो वो हराम होगा। ज़कात नहीं निकाली जाएगी तो उसके लिए बड़ी सख्त वईदें हैं। तो ज़मीनात में ये बड़ी खुर्द-बुर्द होती है, जिसमें बड़े बड़े अमाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इंसान के पास आम तौर पर कैश नहीं होता, तो वो कैश न होने की सूरत में ये कोई एक ऐसी सूरत इख्तियार करनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट्स के सिलसिले में है। अब स्टॉक्स फॉर सेल लीजिए, इसमें तो लोगों को इन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता है कि स्टॉक्स फॉर सेल में भी ज़कात है। यानी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम्स, मॉल्स, आज की दुनिया में तो आप देखते हैं कि कैसे कैसे एक छोटी से छोटी किराने की दुकान, जनरल स्टोर भी अगर आपकी है तो आपके पास स्टॉक कितना है, साल भर के बाद आपको चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरे पास 10 लाख का माल है, 20 लाख का माल है। ख़रीदा हुआ माल होना चाहिए आपके माल से। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि क्रेडिट पे डालते हैं कंपनीज, उस माल का हिसाब नहीं होगा। जो आपने अपना माल देकर ख़रीदा था, वह चाहे छोटे से छोटा बिजनेस और धंधा हो, उस पर आप कैलकुलेशन करें। 1 साल गुजर जाने के बाद देखें कि आपके पास स्टॉक कितना है। वो स्टॉक की बिना पर आप जो है उसके इतने मालिक हो गए हैं और आपको उसके ऊपर ज़कात अदा करनी होगी। अब यहाँ से शुरू होकर बड़े बड़े कारोबार तक चले जाइए आप। ज्वेलरी मॉल्स हैं, ऑटोमोबाइल मॉल्स हैं और ऐसे ऐसे मॉल्स हैं आज दुनिया में कि 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ का एक मॉल है दुनिया में। और ऐसे चेन्स ऑफ स्टोर्स हैं लोगों के कई एक कंट्रीज़ में। अंदाज़ा कीजिए आपके कितना माल होगा, अंदाज़ा नहीं किया जा सकता।
तो इसका हिसाब किताब करना लाजमी है। आज लोग एक नहीं कह सकते कि हम इसका हिसाब कैसा करेंगे, क्योंकि इनवर्ड आउटवर्ड आजकल कंप्यूटराइज्ड है। जितना माल आ रहा है और जितना माल बिक रहा है, इनवॉइसिंग हो रही है, उसमें से निकलते जाता है और आखिर में आपको स्टॉक बताते जाता है कि इतना स्टॉक आपके पास है। अगर कुछ किसी वजह से नहीं हो रहा है ये, तो मैनुअली आपको कराना ज़रूरी है। साल ख़त्म होने के बाद आपने पूरे सारे स्टोर्स और मॉल्स को लोगों को अपॉइंट करके हिसाब व किताब करें और देखें कि आपके पास कितना स्टॉक है। वो सारा स्टॉक जिसको आपने कैश देकर ख़रीदा था, वो सब का जो है आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। चाहे वो 500 करोड़ रुपए के हों, चाहे 1000 करोड़ रुपए के हों, वो आपके स्टोर्स और मॉल्स, उनके ऊपर ज़कात अदा करनी ज़रूरी है। बिजनेस सर्कल में आम तौर पर लोगों में ये तसव्वुर नहीं है और गफलत पाई जाती है कि अपने कारोबार के सिलसिले में जो करोड़ों रुपए का कारोबार हो जाता है उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं लगाता और ये समझता है ये तो कामकाज है, कारोबार है, मेरी रोज़ी रोटी है। रोज़ी रोटी होने दीजिए या और कोई दूसरी चीज़, उन तमाम चीज़ों पर जिसके आप मालिक हैं आपको ज़कात अदा करनी लाजमी है। इसमें स्टॉक्स और सेल इंतहाई ज़रूरी है, इसको चेक करते रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स में के भी जो है ऊपर आपको ज़कात होगी और आपके पास जो सेविंग्स हैं उसके ऊपर भी ज़कात होगी। और किन चीज़ों पर ज़कात होगी, बाज़ वक्त लोगों को ये शक व शुबा पैदा होता है और मुझसे कई लोगों ने इसके बारे में सवाल किया था कि हम इतना अमाउंट फ़लाँ काम के लिए रख छोड़े हैं और इतना अमाउंट फ़लाँ काम के लिए रख छोड़े हैं। जैसा कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, उसमें से हमने 25 लाख रुपए घर बनाने के लिए रख दिया, 10 लाख रुपए लड़की की शादी के लिए रख दिया, बैरूनी सफ़र के लिए एक 10-15 लाख रुपए रख दिया और किसी कामकाज कारोबार के लिए हमने एक 25 लाख रुपए रख दिया। इस तरीके से अज़ाइन कर दिया हमने अमाउंट को। अगर ये सिस्टम चलता रहेगा तो 1 रुपया भी ज़कात नहीं निकलेगी। आप हर काम के लिए अपना पहले से जो है लगा देंगे और कह देंगे कि ये पैसा इसके लिए, ये पैसा इसके लिए, ये पैसा इसके लिए, तो फिर ज़कात किस पे देंगे? जो माल आपने खर्च कर दिया है उस पर ज़कात नहीं होगी। जो माल अभी आपने खर्च नहीं किया, अभी आप उसके मालिक बने बैठे हैं और आपके कब्ज़े में है वो माल, तो फिर उसके ऊपर आपको ज़कात देनी लाजमी है। चाहे आप उस पर किसी का नाम लिख दें, उसके बावजूद भी आपको ज़कात देना होगा। ये असाइनमेंट्स नहीं चल सकते। ये अज़ाइन जो करने की जो बात लोग करते हैं कि हमने फ़लाँ काम के लिए रखा है, वो तो इंतहाई ज़रूरी है, वो तो शरई मसला है, वो तो लड़की की शादी है, कुछ भी होने दीजिए, शादी हो जाएगी, खर्च कर देंगे तो फिर उसके बाद ज़कात नहीं होगी। अगर खर्च नहीं करेंगे तो जब तक भी आपके पास रहेगा वो माल, उसके ऊपर आपको ज़कात अदा करनी लाजमी है। ये तमाम चीज़ें थी जिन पर आपको ज़कात अदा करना है। अब वो तमाम चीज़ें जिन पर आपको ज़कात अदा नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपको ज़कात अदा नहीं करनी है? तो वो तमाम चीज़ें जो आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं और वो जो आप फॉर रेंट के लिए हैं, जो फॉर सेल के लिए थे और जो इन्वेस्टमेंट्स थे और जो सेविंग्स थे, उसके ऊपर तो ज़कात थी। जो फॉर रेंट है, किराए पर देने के लिए भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है दुनिया में। बहुत सी चीज़ें किराए पर दी जाती हैं, हज़ारों चीज़ें हैं ऐसी। घर भी किराए पे दिए जाते हैं, मशीनें भी किराए पे दी जाती हैं, गाड़ियाँ भी किराए पे दी जाती हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जो करोड़ों रुपए की चीज़ें वैल्यू की जो है किराए पर दी जाती हैं। जो भी चीज़ें किराए पे दे जाने वाली हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं होगी। सिर्फ ज़कात उस ही के पर होगी जो माल आपने कमाया है, उससे वो बच जाने के बाद 1 साल गुजर जाए तो फिर उसके ऊपर ज़कात होगी। फॉर रेंट पर कोई ज़कात नहीं है, चाहे वो कितनी ही वैल्यू क्यों न हो। और जो चीज़ें आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, आपके ज़ाती इस्तेमाल की हैं, जैसा कि आपका 1 घर या 2 घर, फार्म हाउसेस, आपकी गाड़ियाँ, कारें और आपके घर के कीमती साजो सामान, हर वो चीज़ जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा प्रेशियस स्टोन्स, वो जो है डायमंड या रूबी या एमराल्ड या हीरे जवाहरात, किसी भी किस्म के जो करोड़ों रुपए की कीमत के मिल्कियत के होते हैं। इसी तरीके से ऐसे बहुत से मेटल्स हैं, सोने से ज़्यादा कीमती, प्लैटिनम है या और कोई दीगर मेटल्स हैं जो बहुत ही कीमती होते हैं, उस पर भी किसी किस्म की कोई ज़कात नहीं है। ज़कात सिर्फ वो मेटल पर जिसको अल्लाह ताला ने बता दिया है, सोना और चांदी, उसको स्टैंडर्डाइज किया है, क़यामत तक वही स्टैंडर्डाइज रहेंगे। उसके अलावा चाहे उससे 100 गुना ज़्यादा कीमती होगा या उससे बहुत ज़्यादा कीमती हीरे जवाहरात, आज डायमंड बहुत महंगा होता है लेकिन उसकी रीसेल सही नहीं होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको
ज़कात के मद में नहीं लिया है, वो तमाम चीज़ों पर ज़कात नहीं होगी। चाहे आपके पास 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ के जो है अगर हीरे जवाहरात भी हैं तो उस पर 1 रुपया ज़कात होने वाली नहीं है आपके ऊपर। सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पर ज़कात होगी और कैश पर ज़कात होगी, ये समझ लेना चाहिए। और फॉर रेंट के लिए एक बात कह के मैं आज इस मौजू को ख़त्म करता हूँ कि फॉर रेंट पे जो चीज़ें होती हैं और फॉर सेल पर जो चीज़ें होती हैं उसमें फ़र्क कितना है आप समझ लीजिए। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक जायदाद आपने 10 करोड़ रुपए में फॉर सेल के लिए ख़रीदी थी, ख़रीदने बेचने के लिए। अगर कीमत बढ़ जाएगी तो मैं बेच दूंगा उसको, तो 10 करोड़ रुपए पे ज़कात कितनी होगी? 25 लाख रुपये सालाना। और अगर वही जायदाद दूसरे साल 12 करोड़ की हो जाती है तो 30 लाख रुपए हो गई आपको, यानी 30 लाख रुपए ज़कात आपको अदा करनी पड़ेगी। वैसे ही जायदाद आप फॉर रेंट लेते हैं 10 करोड़ रुपए की, तो उसका किराया लगभग अगर आपको 2.5 लाख रुपए आता है माहाना, सालाना 30 लाख रुपए आता है आपको किराया। उसमें से अखराजात जाने के बाद मिसाल के तौर पर एक 10 लाख रुपए आपके पास सालाना बच जा रहे हैं, तो 10 लाख रुपए ही पर ज़कात होगी। वो कितनी होगी? सिर्फ 25,000 रुपये। 25 लाख रुपए किधर है और 25,000 रुपये किधर है? तो दोनों में इतना फ़र्क है। फॉर सेल के लिए इतना बढ़ जाएगा और फॉर रेंट के लिए इतना कम हो जाएगा। ये अगर कोई कहेगा कि किसको क्या मालूम, मैं बेचने और ख़रीदने के लिए ख़रीदूँगा और लेकिन उसको जो है किराए पर चला दूँगा, ये जो है किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं दे सकते। और अगर आज धोखा दे रहे हैं तो मालूम होना चाहिए कि मरने के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। कितनी सख्त वईदें हैं। अल्लाह ताला तो आपके सीनों के राजों से वाकिफ़ हैं। जैसे ही आपकी नीयत बदली, आपको ज़कात में तब्दीली करना ज़रूरी है। पहले अगर आप किसी चीज़ को, जायदाद को किराए पे देने की गर्ज से ख़रीदे थे और 1 साल के बाद या कुछ दिनों के बाद उसकी नीयत बदल गई और आप यह सोचने लगे कि अब कीमत बढ़ गई है, मैं बेच दूंगा, तो जैसे ही ये नीयत बदल गई आपके ऊपर उतनी ही वैल्यू की ज़कात हो जाएगी। फॉर रेंट पर जो था वो मामला बिल्कुल उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क जो रखा गया है फॉर रेंट और फॉर सेल, ये समझना चाहिए। उन तमाम चीज़ों पर जो किराए पर चला जाते हैं और उन तमाम चीज़ों पर जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ज़कात नहीं होगी, चाहे वो करोड़ों रुपए की मालियत के क्यों ना हो। और उन तमाम चीज़ों पर जो आपके सेविंग्स है, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स है, जो आपके स्टॉक्स फॉर सेल है, जो आपके खर्चात है जिसको आपने दिया है, उन तमाम पर ज़कात अदा करनी ज़रूरी है। अब एक बात बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल 1 मिनट में मैं कह के अपनी बात को समेट लेता हूँ कि अब ये ज़कात किन किन चीज़ों पर देना है ये तो मालूम हो गया आपको, किन चीज़ों पर नहीं देना है ये भी मालूम हो गया। अब कब देना है ये ज़कात सुन लीजिए। लोग ये समझते हैं कि इन्हें माल आने के बाद देंगे या कितने दिनों के बाद देंगे। 1 साल में 1 मरतबा ज़कात लाजमी है साहब निसाब पर, साल में 1 मरतबा, और उसको तारीख़ मुकर्रर कर लेनी ज़रूरी है। उसके लिए महीना और तारीख़ ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर तारीख़ आप मुकर्रर नहीं करेंगे तो उस तारीख़ पर कोई दूसरा मामला पेश आ जा सकता है। जैसा कि आपने तारीख़ मुकर्रर की है आपकी पहली रमज़ान की, और पहली रमज़ान से पहले आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया था, आप उसके मालिक हो गए थे। लेकिन पहली रमज़ान आते आते जब आपको ज़कात अदा करना है आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए रह गए, तो सिर्फ 10 लाख रुपए के ऊपर आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी, 1 करोड़ पर नहीं। इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले आपके पास पैसे कम थे, लेकिन जब ज़कात करने देने का वक्त आया उस वक्त आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया, तो जितना पैसा आपके पास ज़कात अदा करने के दिन होगा उसकी बिना पर वैल्यूएशन करना होगा और आपको ज़कात अदा करनी होगी। बहुत से लोग ज़कात ऐसा ही अदा करना चाहते हैं, कोई तारीख़ मुकर्रर किए बगैर, कोई महीना मुकर्रर किए बगैर। अगर पहले से ऐसा करते आए हैं तो अब इसका जो है अंदाज़ा कर लें और आज ही तारीख़ मुकर्रर कर लें कि मैं अब आज से इस फ़लाँ तारीख़ फ़लाँ महीने में हर साल ज़कात अदा किया करूँगा। ये करने से आपको फ़ायदा होगा और आपके माल में पाकीज़गी होगी और अल्लाह के हुक्मों की तामील होगी। इंशाअल्लाह आइंदा भी और इन्हें सदक़ात के मुतालिक बहुत ही अहम तरीन जो उसूल हैं, सदक़ात को कहाँ कहाँ पर ख़र्च किया जाए और किन के ऊपर ख़र्च किया जाए और किन के ऊपर ख़र्च नहीं किया जा सकता, वो भी बातें हैं, वो उसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अमल करना आसान करे। जो कुछ कहा गया है, सुना गया है, उस पर अमल करना हमारे लिए आसान करे। हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। ख़ास तौर पर माह रमज़ान में जो हम इबादतें कर रहे हैं उसका बेहतरीन और भरपूर अजर हमको अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।